ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, ठीक है, सबसे पहले बेसिक टर्म्स आएंगी, ठीक है, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा। देन सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड देन थर्ड इज इंडिपेंडेंट थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट बोल लो, ठीक है। देन फोर्थ इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम, ये मेन चीज है हमारी। एंड यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, सारा आना चाहिए। एंड फिफ्थ इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर अंदर, सारे के सारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक टर्म्स राइट नाउ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड टर्म्स है उनको स्टार्टिंग से लेके देख रहे हैं, उनको टर्म को डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो सारी की सारी टर्म इन सबके अंदर एज इट इज यूज होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले जितनी भी टर्म्स हैं इन टर्म्स का पहले मतलब समझ लो, फिर मैं एक एक करके लिखवाता हूं, ठीक है। पहले एक बार मतलब समझ लो, मतलब क्या है इन सबका, ठीक है, फिर मैं एक एक करके लिखवाता हूं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहा हूं, ठीक है, जैसे एक कॉइन को टॉस करना, डाई को रोल करना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अंडर सेम कंडीशन, राइट, हर बार जरूरी नहीं सेम आउटपुट आएगा, हर बार डिफरेंट आउटकम भी आ सकता है, राइट, हर बार डिफरेंट आउटकम भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर जो आउटकम आएगा वो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, आउट ऑफ ऑल द टोटल आउटकम्स, आउटकम जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उनमें से कोई भी एक आउटकम आ सकता है, राइट। ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिसके अंदर तो भैया पता है हर बार एक ही आउटपुट आएगा, तो वो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी किस चीज की कैलकुलेट करेंगे, राइट, उसके अंदर आएगा ही वही चीज। प्रोबेबिलिटी देखो, जब भी एक एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम पॉसिबल होते हैं, राइट, तो इस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, चांसेस, राइट। बट अगर आएगा ही सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, तो भैया ये इसी की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, वन प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी किसी और की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो जब भी एक से ज्यादा आउटकम आते हैं, राइट, वैसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर अंडर सेम कंडीशन अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो इन सारे के सारे आउटकम में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है, ठीक है। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम हमेशा इसी टाइप के एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हर एक चीज के आने के डिफरेंट डिफरेंट चांसेस होंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मान लो जैसे मैंने डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करके मेरा आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे सारे के सारे आउटकम आ सकते हैं डाई को रोल करके। अब ईच एंड इंडिविजुअल आउटकम जो होता है, सिंगल सिंगल आउटकम, इससे ज्यादा और छोटा आउटकम नहीं हो सकता। तो इन आउटकम्स को क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो आउटकम इंडिविजुअल सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, मान लो अब मैंने कॉइन को एंड डाई को रोल किया, अब इस केस में मेरे एलिमेंट्री इवेंट क्या आएंगे, तो कॉइन पे हेड भी आ सकता है, डाई पे 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। फिर टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, तो इन 12 में से कोई भी आ सकता है। तो ईच एंड
एवरी वन ऑफ दीज इज नथिंग बट दी एलिमेंट्री इवेंट। तो जो सिंगल सिंगल आउटकम आते हैं, इन सिंगल सिंगल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो दिस इज सेकंड टर्म जो हम डिफाइन करेंगे। थर्ड इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ये जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल है, जितने भी डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है एक एक्सपेरिमेंट के, उन सबका सेट अगर बना दिया जाए तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। दैट्स इट। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट, जितने भी आउटकम पॉसिबल है उन सारे के सारे आउटकम्स को पकड़ के हमने क्या किया? उसका एक सेट बना दिया। दैट सेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब जैसे डाई को रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ जाएगा इसका सैंपल स्पेस। ठीक है, देन फोर्थ इवेंट। अब इवेंट में और एलिमेंट्री इवेंट में बहुत फर्क है। एलिमेंट्री इवेंट सिंगल सिंगल आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। इवेंट कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्री इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इन ए वे दिस इज नथिंग बट दी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस का जैसे मर्जी सबसेट बना दो। ठीक है, जैसे 1 3 5, एक और सबसेट बनाया मैंने 2 4 6, तो ये क्या बन जाएंगे? ये अपने में इवेंट बन गया, इवेंट ऑफ ऑड नंबर्स, इवेंट ऑफ इवन नंबर्स आ गया। ऐसे ही अगर मैंने एक सी सेट बनाया, लेट्स से 2 3 एंड 5, तो ये आ जाएगा प्राइम नंबर्स का सब इवेंट आ जाएगा, राइट। तो इस सैंपल स्पेस का सबसेट जो होता है, उस सबसेट को हम क्या डिफाइन करते हैं? इवेंट। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हमने क्या देखा है? ध्यान से देखो। रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम बार बार जब करेंगे तो हर बार डिफरेंट आउटकम आएंगे, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फिर एलिमेंट्री इवेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट के सिंगल सिंगल आउटकम को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। फिर सैंपल स्पेस, सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट यानी कि सारे के सारे जो आउटकम आएंगे, उन सारे के सारे आउटकम्स का जो सेट बना के हम कलेक्शन करेंगे, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसी सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो, दैट सबसेट इज नथिंग बट द इवेंट। तो इस चीज को हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है सर, जी। एलिमेंट्री इवेंट्स बता दो एक बार दोबारा। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं सिंगल सिंगल आउटकम, जैसे डाई को रोल किया 1 2 3 4 5 6, तो हाँ वन, जी। सिर्फ वन को हम बोलेंगे एक एलिमेंट्री इवेंट है। वो टू आउटकम आएगा, जो जो आउटकम आ सकता है, हर एक इंडिविजुअल आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट बोलते ओके सर, हैं। मतलब दैट्स इट। सिक्स एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, मतलब अगर सॉरी, 6 एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है ना? हाँ अच्छा, जी। देन इज फिफ्थ occurrence ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट जो है अकर कब करेगा? जैसे मैंने डाई को रोल किया, तो क्या ए इवेंट अकर किया, क्या बी इवेंट अकर किया, क्या सी इवेंट अकर किया? तो इस इवेंट को बिलोंग करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो एलिमेंट आउटपुट आ गया तो यस, ये वाला इवेंट अकर कर जाएगा। एक मान लो आउटकम आया 2, अब 2 जो है वो सी में, ए में नहीं आ रहा, तो ए अकर नहीं किया, ए इवेंट अकर नहीं किया। बी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो बी इवेंट अकर हो गया। सी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो सी इवेंट भी अकर हो गया। मतलब जो एक्चुअली आउटकम आया है, वो आउटकम जिस जिस इवेंट को बिलोंग कर रहा है, वो इवेंट अकर कर गया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि कौन सा इवेंट अकर किया, कौन सा इवेंट अकर नहीं किया। ठीक है, देन सिक्स्थ इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। अब दो तरीके से इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पहला, ऐसे दो इवेंट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, इफ A intersection B is phi, then A and B are mutually exclusive events. अब जैसे देखो, B एंड C के बीच में 2 कॉमन आ रहा है, तो B एंड C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं।
ठीक है। अच्छा, ए एंड बी के बीच में देखें तो ए ऑड नंबर्स का सेट है, बी इवन नंबर्स का, तो इनके बीच में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। तो यस, यहां पे ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल है। ये समझ में आया? तो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिनके बीच में कुछ कॉमन आ जाए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये डेफिनेशन क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। सर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हम्म। अब हाँ जी, occurrence ऑफ एन इवेंट में क्या आपने 2 लिखा है? नहीं 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 नहीं, अकरेंस ऑफ इवेंट में मैंने ये बोला कि अगर मान लो मैंने डाई को रोल किया और आउटपुट 2 आ गया, हाँ जी। अब 2 जिस जिस इवेंट को बिलोंग कर रहा है वो इवेंट अकर करेगा। बी को बिलोंग कर रहा है तो बी अकर हुआ, सी को कर रहा है तो सी भी अकर हुआ, ए को नहीं कर रहा तो ए अकर नहीं हुआ। तो जो एक्चुअल आउटकम आया वो जिस जिस इवेंट का पार्ट है वो इवेंट अकर हो गया। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आ जाओ। अगेन, अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन फाई है देन उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। सारिशा, अभी मैं ये सारी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ओके सर। ओके, हाँ जी ठीक है ना? सर। अभी अभी सिर्फ समझो, अभी सिर्फ समझो। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो। अब यार, अगर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है, तो जो आउटकम आया या तो वो ए को बिलोंग करेगा या तो बी को करेगा। मतलब अगर ए को किया तो बी को नहीं कर सकता, बी को किया तो ए को नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। मान लो वन आउटकम आया, वन आउटकम आने पे ए इवेंट हो गया, बी इवेंट नहीं हुआ। मान लो 3 आउटकम आया, ए इवेंट हो गया, बी इवेंट अगेन नहीं हुआ। मान लो 2 आउटकम आया तो बी हो गया, ए नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर एक इवेंट हुआ तो वो मेक श्योर करेगा कि दूसरा इवेंट ना हो। तो अगर ऐसी चीज हो रही है देन इन दैट केस ए एंड बी हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये तभी होगा अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। सर अभी जो आपने लास्ट लाइन बोली वो नहीं समझ आई। आपने बोला कि जो, सारिशा, अगर मान लो 1 आउटकम आया हाँ जी, तो ए हो गया, क्योंकि ए ये को 1 बिलोंग कर रहा है। बी होगा, नो, नहीं। क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो अगर ए होगा तो बी नहीं हो सकता, बी होगा तो ए नहीं हो सकता। ओके। तो एक अगर हो गया तो इट विल मेक श्योर कि कोई और इवेंट ना हो या दूसरा इवेंट ना हो। देन इन दैट केस इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके सर। ये चीज थी। टू हाँ अगर जी, आता है तो फिर बी भी होगा और सी भी। हाँ बिल्कुल। अगर 2 आउटकम आए तो बी एंड सी दोनों हो गए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके सर। ये लिखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। अच्छा, देन इज द 7th डेफिनेशन एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। ठीक है। इवेंट्स whose union is the sample space, that those events are called exhaustive। मतलब जो पूरा का पूरा मिलके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर दे, खत्म कर दे, ऐसे सारे के सारे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ? सर ठीक है। दोबारा। वायुन, एग्जॉस्टिव का मतलब है ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाए। अब जैसे देखो, बी एंड सी, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 2 3 4 5 6, बट अभी 1 रिमेनिंग है, तो बी एंड सी का कॉम्बिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। अब मैं अगर ए एंड बी की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के यूनियन में 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा आ गया। दैट मींस दैट इज अ कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो यस, ए एंड बी जो है वो दोनों एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग है, एग्जॉस्टिव अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, एग्जॉस्टिव अगर उनका सबका यूनियन सैंपल स्पेस पूरा का पूरा बन गया तो। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब इन Yes, डेफिनेशंस को लिखते हैं। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखो जरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, if an experiment when repeated under identical conditions, if an experiment
when repeated under identical conditions, when repeated under identical conditions, do not produce the same outcome every time. 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 Such an experiment is called random experiment. Then such an experiment is called random experiment. Then such an experiment is called random experiment. ठीक है? If an experiment when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, then such an experiment is called random experiment. ठीक है? Second, elementary event. Each outcome of a random experiment, each outcome of a random experiment, each outcome of a random experiment is called elementary event. शुरू से बोल दे एक बारी। By each outcome of a random experiment is called elementary event. Each outcome of a random experiment is called elementary event. ठीक है? Each outcome of a random experiment is called elementary event. The next is sample space. Set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. ठीक है? इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. तो एलिमेंट्री इवेंट्स का, सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का जो कलेक्शन होता है, जो सेट बनता है, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. ठीक है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. देन नेक्स्ट, फोर्थ, इवेंट. ठीक है? फोर्थ डेफिनेशन, इवेंट. A subset of sample space is called an event. Subset of sample space is called an event. Subset of sample space is called an event. ठीक है? Then fifth, occurrence of an event. An event is said to occur. An event is said to occur. An event is said to occur if any one of the elementary events, if any one of the elementary events, if any one of the elementary events belonging to it, if any one of the elementary event
belonging to it is an outcome, is an outcome. तो बेसिकली एक इवेंट को बिलोंग करने वाले कोई भी आउटकम, ये जो एलिमेंट्री इवेंट है, अगर ये आउटकम आया तो ये इवेंट हो जाएगा, ठीक है। एन इवेंट इज सेड टू अकर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट बिलोंगिंग टू इट इज एन आउटकम। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर डिसजॉइंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स। Two or more events are mutually exclusive. Two or more events are mutually exclusive if two or more are mutually exclusive if they have nothing in common. If they have nothing in common. If they have nothing in common. ठीक है ना? अगर दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और if occurrence of any one of them, if occurrence of any one of them if occurrence of any one of them prevents the occurrence of prevents the occurrence of prevents the occurrence of other prevents the occurrence of other, then they are mutually exclusive. Then they are mutually exclusive. If the occurrence of any one of them prevents the occurrence of other, then events are mutually exclusive. हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है ना, कि अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता। एक होने का, जो एक हो रहा है वो दूसरे के होने को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अगर एक हो गया तो इसी के एलिमेंट्री इवेंट आउटपुट में आया तो दूसरे का आया नहीं है तो दूसरा हो नहीं सकता। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यस सर। चले आगे। Yes, sir. ठीक है, अब देखो जरा, नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लिखो जरा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स
are exhaustive two or more events are exhaustive if their union is the sample space. 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 हाँ जी, यहां तक ठीक है? Yes, sir. चलें आगे। ठीक है, नाउ ये थी हमारी बेसिक टर्म्स। अब देखो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वही रहेगी, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट। बट अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है 12th का। चलो ध्यान से समझना इसको। नाम से ही ये चीज क्लियर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बट अंडर सम गिवन कंडीशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दैट मींस अब मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो a स्लैश बी, अब इसको रीड करने का तरीका क्या है, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं p ऑफ a बाय b, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये लिखने का तरीका है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, गिवन दैट b ऑलरेडी हो चुका है, तो अब a के होने के चांसेस क्या हैं, राइट। या और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऐसा बोल सकते हैं। और नहीं, ये दो चीजें हैं, दैट्स इट, इन्हीं दोनों तरीकों से बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बी अगर ऑलरेडी हो चुका है तो अब ए के होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, पी ऑफ ए गिवन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes. अब ये आया कहां से, वो एक सेकंड देख लो जरा। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, राइट। अब मेरे को ये निकालना है, मतलब अब इट्स लाइक कि इट इज गिवन दैट बी ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर बी हो चुका है, अब जो भी आउटपुट आएगा वो बी में से आएगा, क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जो भी आउटपुट आएगा वो बी में से आएगा। दैट मींस बी जो है ये हमारा एक नया सैंपल स्पेस बन गया। तो अब इसके अंदर से ए के होने के चांसेस क्या है, तो ध्यान से देखो, बी के अंदर ए कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है यहां पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ ए विच लाइज इनसाइड बी, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी।
क्योंकि बी जो है ये हमारा अब नया सैंपल स्पेस एक्ट करेगा, तो बी के अंदर से ए के होने के चांसेस ये आ गया, राइट। अब ऊपर नीचे मैंने क्या किया, टोटल सैंपल स्पेस की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पता होना चाहिए कहां से आई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखो जरा एग्जांपल। A coin is tossed 3 times. ठीक है, a coin is tossed 3 times. Find P probability of E/F, जहां पर E इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस एंड F है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, अब देखो, अब मैंने पहले सैंपल स्पेस बनाया, तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल सॉरी टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। तो ये हमारा पूरा 8 एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस बन गया, राइट। अब मेरे को निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस, गिवन दैट पहले दोनों के ऊपर हेड आया है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में। अब E इंटरसेक्शन F क्या होगा कि भैया हेड ऑन थर्ड टॉस आया है एंड पहले दोनों पे हेड आया है, मतलब पहले दोनों पे भी हेड आया है एंड थर्ड पे भी हेड आया है, तो मतलब ये वाला केस तीनों पे हेड आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/8। तो न्यूमरेटर में सिंपली आ गया 1/8। अब डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? F, मतलब पहले दोनों के ऊपर हेड आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, पहले दोनों के ऊपर हेड आने के केसेस हो गए, एक ये और एक ये, राइट। तो ये दो केसेस आ गए, तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी आ गई 2/8। अब 8 कटा तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, ये नोट करो, करो करो करो।
लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो जरा। टेन कार्ड्स नंबर 1 to 10. 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box. 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box. 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box and mixed up thoroughly. And mixed up thoroughly. And mixed up thoroughly. And one card is drawn randomly. And one card is drawn randomly. And one card is drawn randomly. It is known that the number on the drawn card is more than 3. It is known that the number on the drawn card is more than 3. What is the probability that it is an even number? What is the probability that it is an even number? What is the probability that it is an even number? ठीक है, तो 1 to 10 जो नंबर्स हैं, राइट, इनको रेंडमली हमने क्या किया, बॉक्स में प्लेस किया 10 कार्ड्स के ऊपर लिख के, ठीक है। उसके बाद हमने एक रेंडमली निकाला। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर आने की। गिवन दैट जो नंबर हमने निकाला है वो नंबर ग्रेटर देन 3 है, तो इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर एंड दोनों का इंटरसेक्शन एंड नंबर इज ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 3। हाँ जी, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो 3 से बड़ा बड़ा नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये नंबर होना चाहिए एंड इवन नंबर होना चाहिए, तो इनमें से इवन नंबर आ रहे हैं ये 4, तो सिर्फ न्यूमरेटर के लिए प्रोबेबल केसेस क्या आ गए 4, तो प्रोबेबिलिटी चली जाएगी 4/10 क्योंकि टोटल नंबर्स 10 है। अब नंबर ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े बड़े कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट, तो 7/10 तो कटा, तो 4/7 is the probability that the number will be even number given that the number is greater than 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A die is thrown twice and a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6, and the sum of the numbers appearing is observed to be 6, and the number appearing is observed, sum of the numbers appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? The number 4 has appeared
at least once. The number 4 has appeared at least once. The number 4 has appeared at least once. ठीक है, तो दो डाई को थ्रो किया हमने, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 4 appeared at least once given that sum is 6. Sum of two numbers is 6. हमें ये चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट? नाउ ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी नंबर 4 appeared at least once and sum is 6 divided by probability sum is 6. इसकी ये चीज हमें देखनी है। तो अब ध्यान से देखो, दो डाई को जब हमने थ्रो किया तो सम 6 कैसे कैसे आ सकता है? 5 1 4 2 3 3 2 4 1 and 5. तो देयर आर 5 केसेस, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 5/36, टोटल 36 केसेस है, इसके 6 केसेस, इसके 6 केसेस, डाई 1 के 6 केसेस, डाई 2 के 6 केसेस। नाउ न्यूमरेटर में आएगा सम 6 होना चाहिए एंड कम से कम 4 एक बार आना चाहिए, तो वो आ गया ये वाला केस एंड ये वाला केस, तो दो केसेस आ रहे हैं, तो 2/36 ये कटा, तो 2/5 is the probability that number 4 will appear at least once given that the sum of number is 6. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, Right? sir. ये नोट करो,